इस वीडियो के अंदर 10 नए जो एनएफओज आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड ऑफरिंग्स आ रही हैं आपके पास नई, उसके बारे में बात करेंगे, जिनमें से ज्यादातर की जरूरत नहीं थी, मार्केट को पहले से भरपूर अवेलेबल है, क्योंकि नए नए फंड हाउस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग भी बढ़ानी है, तो ये लॉन्च करे जा रहे हैं। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको समझना है कि कौन सा आपके काम का है, कौन सा आपके काम का नहीं है। ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों का जो पोर्टफोलियो होगा वो कंप्लीट होगा अभी, फिर भी वो एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे गलती करके, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा, लेकिन क्योंकि उनको ज्यादा कमीशन मिलेगा एनएफओस पे, इसलिए वो पहले वाले म्यूचुअल फंड को रिडीम करवा के एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करवाते रहते हैं अपने क्लाइंट से। 100% डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करवाते, लेकिन ज्यादातर लोग निगेटिव ही करवाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें सेबी तक भी पहुंची है निगेटिव चीजों के बारे में, तो इसलिए जब मेजॉरिटी में हो रही तभी तो रेगुलेटर के पास खबर पहुंच जाती है। तो चलो सबसे पहले फंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंडेक्स फंड दो। सबसे पहला आ जाता है टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। अब ये एक अल्फा फैक्टर वाला इंडेक्स फंड है और निफ्टी 200 से 30 हाई अल्फा वाले स्टॉक्स को निकाल के इस इंडेक्स को बनाया जाएगा। तो मतलब ये जो फंड होगा इसके अंदर में लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स और मिड कैप के 100 स्टॉक्स मिला के टॉप 200 स्टॉक्स हुए, तो वहां से जो सबसे ज्यादा अल्फा क्रिएट करने वाले 30 स्टॉक्स होंगे तो वही इसके अंदर में होंगे। और भी कई सारी चीजें देखी जाएंगी फंडामेंटल बेसिस पे, बट मेनली आप समझ रहे हो कि जैसे नाम है अल्फा 30, तो सबसे ज्यादा अल्फा वाले और फंडामेंटल भी वहां पे ऐसा ही होना चाहिए, 30 स्टॉक्स को इसके अंदर में रखा जाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे एक निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड को 10 इयर्स टाइम पीरियड में एक नॉर्मल स्मॉल कैप फंड के साथ, तो वहां पे विनर स्मॉल कैप फंड ही आएगा। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है 10+ ईयर्स के लिए, तो आपको पता है कि जब वहां पे ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो यहाँ पे हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे। ये 50 तरीके के फंड्स निकाले जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सब जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दे और म्यूचुअल फंड की अच्छी कमाई हो जाए। तो समझो कि आपकी कमाई के लिए कौन से फंड्स बनाए गए हैं और म्यूचुअल फंड ने अपनी कमाई के लिए कौन से फंड्स बनाए। सेम जाता है बात यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के लिए। यहाँ पे इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, ये समझ लेना, और निफ्टी 500 है। तो निफ्टी 500 में कौन कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं? लार्ज कैप 100, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250। यहाँ पे क्योंकि इक्वल वेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे 500 स्टॉक्स में आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे को, इसलिए यहाँ पे देखो जो स्मॉल कैप उसके 250 स्टॉक्स होंगे, मिड कैप के 150 होंगे और 100 स्टॉक होंगे लार्ज कैप के, और पैसा बराबर बराबर सब में जाएगा। तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर ज्यादा होगा, मिड कैप के अंदर उससे कम होगा और लार्ज कैप के अंदर उससे कम होगा, क्योंकि इक्वल वेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पैसा। जो फंड है उसके अंदर में सारे स्टॉक्स की वेटेज सेम होगी। तो ऐसे में ये क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल निफ्टी 500 इंडेक्स है उससे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देगा, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर वॉलेटिलिटी भी उसके वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होगी नॉर्मल निफ्टी 500 से इस निफ्टी 500 की। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा है। सिंपल सी बात, नॉर्मल निफ्टी 500 के अंदर मेजॉरिटी में सारा पैसा समझो तो लार्ज कैप में ही जाता है। अगर नॉर्मल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के अंदर अगर आप पैसा डालते हो तो सारा पैसा समझो लगभग लार्ज कैप में जाता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर परसेंटेज टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप हो जाता है। तो अगेन इसमें इन्वेस्ट करने वैसा ही है कि आप एक नॉर्मल निफ्टी इंडेक्स फंड ले लेते हो, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, एक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड ले लेते हो, एक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ले लेते हो, और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा डालते हो, मिड कैप में उससे कम और लार्ज कैप में उससे कम। समझ रहे हो? एक्चुअली में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट ऑफरिंग को बढ़ानी है। चलो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्टोरल फंड। सबसे पहला बंधन बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। हेल्थ केयर इंडेक्स फंड एक बढ़िया फंड में जरूर पहले से है मार्केट में अवेलेबल, लेकिन कुछ खासा रिटर्न नहीं दे पाती है, इसलिए बात करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ केयर है, हमेशा ही जरूरत पड़ने वाली है, पास्ट में भी हुई है, फ्यूचर में भी। हेल्थ केयर से दूर कोई कैसे जा सकता है? और हेल्थ केयर ऐसा बिजनेस है, चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे कोई महामारी आ जाए, चाहे युद्ध शुरू हो जाए, हेल्थ केयर तो रहना। सबको बीमारी होगी, सबका तबियत खराब होगा, सबको हॉस्पिटल जाना होगा, सबको दवाइयां खानी होगी, लेकिन ग्रोथ जो है एज ए इंडेक्स ये बढ़िया रिटर्न नहीं दे पा रही, क्योंकि कोरोना का जो टाइम पीरियड था, जस्ट एकदम जैसे मार्च 2020 में जो क्रैश आया था उसके बाद तो रैली ही आ गई थी फार्मा और हेल्थ केयर में, लेकिन उसके जस्ट पहले अगर आप देखते तो वहां पे बहुत 10% 11% का 10 इयर्स में आपको रिटर्न दिखता इन फंड्स का।
और 2 साल 2020 मार्च के बाद 2021 लास्ट तक रैली चली इनके अंदर, उसके बाद 2022-23 में फिर वही हाल है। इक्का दुक्का हेल्थ केयर के स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, नहीं तो बाकी एज ए इंडेक्स बहुत बढ़िया रिटर्न। देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए वो सेक्टर बढ़िया है, लेकिन कुछ भी रीजन हो वो रिटर्न उतना बढ़िया नहीं दे पाती। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडेक्स है, बहुत बढ़िया है, ग्रोथ करने वाला सेक्टर है, और इंडिया के अंदर तो भाई इंडिया को ग्रोथ करना है तो फाइनेंस बैंकिंग को ग्रोथ करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिटर्न उस तरीके के जनरेट नहीं कर पा रही है बैंकिंग वाले सेक्टर्स भी। तो इसलिए अगर 10 साल 12 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो एक स्मॉल कैप के अंदर, 8-7 के लिए करना है तो एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड मिड कैप के अंदर, 6-5 साल के लिए करना है तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के अंदर। डाइवर्सिफाइड फंड्स ज्यादा बेहतर आपके लिए चॉइस इन रीजन्स के कारण हो जाते हैं। अभी सारे म्यूचुअल फंड्स ने जो पीएसयू स्टॉक्स थे उनको बेचकर फाइनेंस स्टॉक्स के अंदर एंट्री मारी थी, और फाइनेंस स्टॉक्स को भी बेच रहे हैं, क्योंकि जो सोचकर उन्होंने एंट्री मारी थी वो हुआ ही नहीं, रैली आ ही नहीं रही इनके। दूसरा जो सेक्टरल फंड है वो एक्सिस का कंजम्पशन फंड है। अगेन कंजम्पशन ऐसा सेक्टर है जो ऐसा नहीं कि डिग्रोथ कर जाएगा या बंद हो जाएगा, डूब जाएगा, इसके अंदर भी काम होगा, डिमांड इसके अंदर भी रहेगी, लेकिन बात वही आ जाती है कि धीरे धीरे करके चलता रहता है। पास्ट में भी कंजम्पशन फंड थे, क्वांट का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो भी पास्ट में कंजम्पशन फंड भी हुआ करता था। तो फंड ठीक है, सेक्टर बढ़िया है, लेकिन वही चीज है कि अगर हमें रिटर्न ही नहीं मिल पाएगा तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा। डाइवर्सिफाइड फंड्स ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि जो साइकिल्स होती है सेक्टर्स का उसका फायदा उठा के वो हर अलग अलग सेक्टर के साइकिल में इन्वेस्ट करके रिटर्न निकाल लेते हैं। लेकिन एक ही सेक्टरल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने में आपको खुद उन साइकिल को डिसाइड करके अप डाउन पे एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा, और ये नहीं हो पाता है, इस कारण रिटर्न नहीं बन पाते, इन्वेस्टर फंस जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगेन आप पे डिपेंड करता है, 50 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भरे पड़े हैं मार्केट के अंदर में, जो बढ़िया है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई नया आया उसके अंदर इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, क्वांट का है या एडलवाइस का है, इन सब के अच्छे हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं पहले से, या मेरा एसेट का भी है, तो उन सबको देखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अभी नया नया आया है, जब तक अपने आप को प्रूव नहीं करता, अपनी स्ट्रेटजी को प्रूव नहीं करता, जो पहले से अच्छा कर रहे हैं उसके अंदर इंसान इन्वेस्ट करेगा। अगेन आईटीआई का लार्ज एंड मिड कैप के लिए मैं यही कहूंगा, आईटीआई डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग, पिछले कुछ सालों में एक प्रॉमिसिंग म्यूचुअल फंड हाउस की तरह निकल के आ रही है, लेकिन हम हैं एक सेफ इन्वेस्टर, हमें चाहिए भाई ट्रैक रिकॉर्ड और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। बढ़िया कर रही है आईटीआई एज ए एएमसी, लेकिन थोड़ा और ये काम कर ले तो ज्यादा बेहतर है। नया नया फंड में इन्वेस्ट अभी आया, उसके अंदर इन्वेस्ट करना, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, अगर 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इन सब टाइप का टाइम पीरियड है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पे ये कैटेगरी सुटेबल होती है। और अगर है सुटेबल, आपके पास ऐसा कोई होल्डिंग पीरियड है, तो फिर भी मार्केट में बहुत सारे लार्ज एंड मिड कैप पहले से अवेलेबल की काफी अच्छा कर रहे हैं। तो पहले से जो अवेलेबल है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव कर रखा है, अपनी स्ट्रेटजी को प्रूव कर रखा है, उनके ऊपर भरोसा दिखाना इन माय ओपिनियन ज्यादा बेहतर है, कोई नए आए हुए फंड के ऊपर भरोसा दिखाने। सब कई लोग कहेंगे कि अगर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा एनएफओ में तो कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं होगी, तो अब तो हो चुकी है ना, अब आगे कोई लॉन्च होती है नहीं होती है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अपने पैसे बचाने और बनाने से मतलब है, मैं म्यूचुअल फंड को बनाने बचाने नहीं आया। तो इस तरीके का माइंडसेट आपको रखना चाहिए। अगेन हमारे पास बड़ौदा बीएनबी परिवास का डिविडेंड यील्ड फंड आ जाता है। ज्यादातर टाइम पे ये देखा जाता है जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। वो ज्यादा डिविडेंड ही इसीलिए देते हैं क्योंकि उनके पास ग्रोथ के लिए ट्रेजेक्टरी नहीं होती है, तो वो क्योंकि ग्रोथ नहीं कर सकते इसलिए वो ज्यादा डिविडेंड देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा बेनिफिट इसलिए हो जाता है कि जो डिविडेंड आता है वो भी वापस री इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में, तो इस कारण से एनएवी की प्राइस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। बट फिर भी आपने कभी देखा है किसी डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड को अच्छा परफॉर्म करते हुए? कभी भी टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी में डिविडेंड यील्ड कैटेगरी के किसी भी म्यूचुअल फंड को आते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। तो इसलिए उम्मीद इसके अंदर इन्वेस्ट करना उतना बेहतर नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रो का निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ। डेफिनेटली जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी अच्छा रनअप दिया है पिछले 1 साल में, लेकिन मैं इसलिए अभी डिफेंस के बारे में उतना बुलिश नहीं हूं क्योंकि एक तो काफी ज्यादा ओवररेटेड। मैंने जिस
2 वीडियोस बनाए मैंने डिफेंस के ओवरवैल्यूड के बारे में, मुझे काफी निगेटिव कमेंट्स आए उस पे, लेकिन उसके जस्ट बाद काफी बढ़िया करेक्शन हुआ डिफेंस स्टॉक्स के अंदर में। यहाँ तक कि मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड आया था वहां पे भी मैंने निगेटिव उसके बारे में बात की थी कि अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ओवरवैल्यूड हो चुका है। 7% अप में उसका NFO ओपन हुआ और ऐसा गिरा कि अभी तक पॉजिटिव में नहीं हुआ है। तो अभी एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस के अंदर में करेक्शन अच्छा खासा आ चुका है। तो डिफेंस किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा इंडेक्स के अंदर में डिफेंस इन्वेस्ट करना जरूर है, क्योंकि स्टॉक एक अच्छा करेगी, कौन सी अच्छा करेगी आप एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्स तो जीरो नहीं ही होगा। और डिफेंस आगे फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी है डिफेंस के लिए, और अभी करेक्शन भी हो चुका है। तो इस टाइम से थोड़ा थोड़ा करके चाहे इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करे या किसी और के अंदर इन्वेस्ट करे, डेफिनेटली किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी समझनी है डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट करने में कि आगे फ्यूचर में अगर करेक्शन आता है तो उसको आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देखनी होगी। कम से कम अगले जो 4-5 साल है, जब तक कि अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी रूलिंग चल रही है, डिफेंस अच्छा जरूर करेगा। और जो करेक्शन आना था वो एक हेल्दी करेक्शन आ चुका है। हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा और करेक्ट हो जाए, लेकिन वो हेल्दी होगा। और जो ओवर वैल्यूएशन थी वो अभी के लिए कम से कम, जो बहुत ज्यादा पीक कर गई थी, थोड़ी सी तो करेक्शन, अगर 10-5% का और करेक्शन हो जाता तो थोड़ा और बेहतर हो जाता और अच्छे से इंसान इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन फिर भी चलो, जितना हुआ उतना हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो अगर चाहो, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है ये डिफेंस सेक्टर, लेकिन अगर आप चाहते हो तो पहले से अभी जो स्टेटस है, स्थिति है, वो बेहतर जरूर हो चुकी है। कोई जरूरी नहीं कि ग्रो के में ही करना है, इस पहले से HDFC है लेकिन वो तो क्लोज हो चुका है, उसके अंदर तो कर नहीं सकते। मोतीलाल वाला इंडेक्स फंड जरूर है, तो वो इंडेक्स फंड में करो या ETF में करो, एक ही बात है। ये भी चीज है कि इसके अंदर जो इंडेक्स है उसके अंदर 1-2 स्टॉक्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो भी वहां पे एक चीज है। बट फिर भी पहले से, जो अभी से 2 महीना पहले स्थिति थी, 3 महीना पहले स्थिति थी, उससे बेहतर स्थिति अभी डिफेंस सेक्टर की जरूर हो चुकी है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, अगर करना भी है तो अपने पोर्टफोलियो को 5-10% से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ग्रोथ दिखती है किसी सेक्टर में तो वहां पे जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड के फंड मैनेजर वो भी इन्वेस्ट करके फायदा उठा लेते हैं। तो अगर आपने कर रखा है डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट, बहुत बढ़िया है। उसके अलावा अगर करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, तो जरूर 5-10% के साथ खेल सकते हो। एक चीज जो डिफेंस सेक्टर के फंड्स के बारे में मुझे अब सही नहीं लगती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक अबाउट सेक्टर हो चुका है, मतलब सब लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है। और पास्ट में मैंने ये देखा है कि जिस भी सेक्टर के बारे में, मतलब कोई नया सेक्टर है, उसके अंदर अगर धड़ाधड़ बहुत सारे म्यूचुअल फंड एक्टिवली या इंडेक्स लॉन्च होने लगते हैं उस सेक्टर के अंदर में, तो उसके बाद उसके रिटर्न्स खराब हो सकते हैं। कभी भी ऐसा ट्राई करो कि उस सेक्टर का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है उसके अंदर इन्वेस्ट करो, काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। ये मैंने देखा है HDFC के अंदर में, और फायदा भी उठाया। क्योंकि HDFC का जब फंड आया था, वीडियो तो काफी पुराना हो चुका होगा, HDFC डिफेंस फंड आया था, अभी तो 1.5 साल आई थिंक हो चुके होंगे उसके। तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था इसके अंदर में, ऐसा भयंकर इसके अंदर NFO में ही पैसा आ गया था कि 1 महीने में ही इसकी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो क्लोज करनी पड़ी थी, और काफी तगड़ा इसने रिटर्न भी बना के दिया। लेकिन अब सब लोग, क्योंकि सब लोग एक साथ अमीर बन नहीं सकते, और सब लोगों को अगर कोई चीज पता चल जाए तो उसका ग्रोथ खत्म हो ही जाता है, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे कोई म्यूचुअल फंड हो, कोई सेक्टर हो। अगर एक ही के बारे में हर कोई बात करने लगे, वहां पे समझ लो अब एग्जिट करने का समय आ गया है। तो डिफेंस के साथ कुछ यही हो रहा है, यहाँ पे सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 5-10% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का अगर देना भी है तो उससे ज्यादा नहीं देना। PGIM का मल्टी कैप फंड आ जाता है हमारे पास। डेफिनेटली मल्टी कैप फंड्स काफी पहले से अवेलेबल है। महिंद्रा मैनुलाइफ का बढ़िया मल्टी कैप कर रहा है, निपॉन का मल्टी कैप बढ़िया कर रहा है, क्वांट का मल्टी कैप बढ़िया कर रहा था, थोड़ा अभी ठंडा पर है। तो ऐसे में जब ऐसे फंड्स पहले से हैं तो एक नए फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, हाँ जिनके पास बहुत पैसा है वो तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो अभी पैसा बनाना चाह रहे हो वो आप प्रूवन जगह पे इन्वेस्ट करके बनाओगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और प्रूवन जगह कौन सी है? जहां पे म्यूचुअल फंड पहले से अवेलेबल है और जिन्होंने पहले से अपनी स्ट्रेटजी को प्रूव कर रखा है। ऊपर से अगर 5-6-7 ईयर्स का टाइम पीरियड है तो मल्टी कैप कैटेगरी अच्छी होती है। तो अगर ये सब कुछ सिनेरियो मैच हो रहा है तो पहले से जो फंड्स
अवेलेबल है, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर रखा है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है किसी नए फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। और वैसे भी पीजीएम का समय अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए नए इन्वेस्टर को जो इन्वेस्ट करके रखे हैं पीजीएम के स्कीम्स में, और अगर एक्सपेक्टेशन पूरा हो रहा है तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन नए इन्वेस्टर को ऐसी जगह पे हाथ नहीं डालना चाहिए जो एज ए एएमसी ही आई थिंक बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है पिछले 1-2 साल से। इसके बाद हमारे पास फ्रैंकलिन का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड आ जाता है। इसके बारे में कोई कमेंट, इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो पहले ही बना रखी, तो इसके बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पता है कि इसके 6 डेट स्कीम्स के अंदर में भयंकर स्कैम लिक्विडिटी इशू आ चुका है। स्कैम भी हुआ, लिक्विडिटी इशू भी आई, और इस कारण से अब इन्वेस्टर के ऊपर है कि दोबारा से इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता जिनका पैसा फंसा है वो दोबारा फ्रैंकलिन के किसी भी, डेट तो छोड़ो, इक्विटी के अंदर ही पैसा डालेंगे। लेकिन अब वो मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, पहले जैसी चीज नहीं है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज है कि जो उस टाइम पे मैनेजमेंट थी वो लोग हट चुके हैं, अब वैसे दिक्कत उम्मीद है यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। और 4-5 साल बाद इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि काफी नए इन्वेस्टर आ चुके हैं, पुरानी बात लोग भूल चुके होंगे, लेकिन अभी भी लोग भूले नहीं। मैंने वीडियो बनाई तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि मेरा पैसा फंसा था, मेरा पैसा फंसा था, मेरा पैसा फंसा था, सब लोग बोल रहे हैं। मतलब सब लोगों को याद है कि फ्रैंकलिन ने के कुछ जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, धोखाधड़ी की उनके साथ। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।